आज आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। फंक्शंस बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना ना तो प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, ना आपका कोई एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो ये हर लिहाज से आपके लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसके बिना आप प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फंक्शन अभी आप देखेंगे कि कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं, और इसके बिना प्रोग्रामिंग को सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि फंक्शंस हैं क्या, कैसे काम में लिए जाते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। फंक्शंस एक ऐसा ब्लॉक है, ऐसा पार्ट है, एक सेपरेट कोड होता है ये, जिसको हम बार बार अलग अलग तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने बना दिया तो उसको बार बार आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक टास्क के लिए, एक काम के लिए तैयार किया जाता है, जो कि कोई जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है या फैक्टोरियल निकालना है, अलग अलग काम है ये। ठीक है, लॉगरिथम अलग पार्ट होता है। बैंक में डिपॉजिट करना एक काम है, बैंक से विड्रॉल करना एक फंक्शन है। आप मोबाइल में भी अलग अलग तरह देखते हैं। जब मैसेजिंग करते हो तो मैसेजिंग में आप सेंड करते हो, तो मैसेज को कंपोज करके सेंड करते हो, तो वो एक अलग फंक्शन होता है। रिसीव करके आप देखते हो तो वो अलग फंक्शन होता है। आपकी कॉल हिस्ट्री है, डायल्ड कॉल अलग आती है आपके पास में, रिसीव्ड कॉल अलग होती है। ठीक है, मिस्ड कॉल आप अलग तरीके से पहचान सकते हो। तो ये फंक्शनिंग का पार्ट है सब। तो फंक्शनिंग जो होती है ये एक छोटा एक अलग मॉड्यूल देती है, जिससे आप कोडिंग को आराम से अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। कोडिंग को रिड्यूस कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बार बार यूज़ करने के लिए किसी प्रोग्राम को हाई डिग्री मतलब ऑफ कोड रीयूजिंग आपके लिए सबसे अच्छा पार्ट है ये। आपने जब भी प्रोग्राम बनाया है, मेन बनाया है और भी बनाया है, तो आपने देखा होगा कि प्रोग्राम को हम एक ऐसे पार्ट में बांट देते हैं। जब मेन बनाते हैं तो करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बंद कर देते हैं। तो वो एक फंक्शन है, मेन अपना एक फंक्शन है, एक सेपरेट कोड है। तो हम ऐसे ही इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट जो कि आप सी लैंग्वेज के हिसाब से हम बता रहे हैं, जिसको आपने दो करली ब्रेसेस के अंदर एनकोड कर दिया और एक ऐसा कोड लिख दिया जिसको आप बार बार अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें, और एक पर्टिकुलर एक मॉड्यूल को आप उसमें कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, आपने जैसे प्रिंट एफ मेन में कई बार काम में लिया होगा। ठीक है, स्कैन एफ काम में लिया हुआ है आपने, और भी कई फंक्शन है जो गेट सी एच, गेट सी एच ए आर, सी एल आर एस सी आर, बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप बने बनाए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन पहले से सी लैंग्वेज ने आपको एक बड़ी लाइब्रेरी में तैयार करके दी हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आप हेडर फाइल इंक्लूड करके काम में लेते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फंक्शन बने बनाए काम में लें। अगर ये फंक्शन नहीं होते तो आपको बनाने में, सब प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होती। और तो बात यह है कि अगर आप इन फंक्शनों से आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको खुद के फंक्शन भी बनाने पड़ सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे कोई बैंक की हम कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उसमें हमारे को कोई अमाउंट है, उसको वर्ड्स में भी लिखना है, फिगर्स के साथ साथ वर्ड्स में भी लिखना है। जैसे आपने 4300 लिख दिया, तो आप उसे अल्फ़ाबेटिकली भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बार बार हमको कई जगह लिखना है। तो इसके लिए आप कोई फंक्शन बना के रख लें, ताकि आप उसको बार बार अगर काम में लेना हो तो एक बार, क्योंकि इस तरह के फंक्शन आपके पास में बने हुए नहीं हैं, आपको इस तरह के फंक्शन बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे काम होते हैं, एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको आप बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई मेन के अंदर कोड बनाया हुआ है, ये मान लीजिए हमने ऐसे डॉट डैश डैश करके लाइनें की हैं, कोडिंग है। और एक पर्टिकुलर ये जो कोड है हमने सामने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमने एक कोई ऐसी कैलकुलेशन लिखी है जो दोबारा फिर से वो करनी पड़ रही है हमारे को, या कोई ऐसा टास्क है जो दो बार हमें लिखना पड़ रहा है। हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया हो या इसको टाइप कर लिया हो दोबारा से, तो हम टाइप करके लिख सकते हैं, लेकिन इसे कोडिंग आपकी लेंदी हो रही है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ये कोड है इसको आप एक अलग कोई नाम दे के लिख लें। जैसे हमने यहाँ पे एक XYZ करके नाम देके इसको
अलग कोडिंग कर लिया। ये कोड है और ये 2 बार हमारे काम आ रहा है, तो इसको हमने अलग कहीं लिख लिया। तो जब आपको यूज़ करना होगा तो उस कोड की जगह इस फंक्शन का नाम आप यहाँ लिख लेंगे, जो हमने दिया हुआ XYZ, इसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ काम करेगा। जो ये लाइनें हैं आप लोगों की, जो कोडिंग की आपकी लाइनें हैं, वो यहाँ रीयूज़ होंगी, बार बार रीयूज़ हो सकती हैं। इससे आपका कोड भी रिड्यूस हो जाएगा और आप प्रोग्राम में इस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। और सेपरेट पोर्शन में रखा गया है, ठीक है। एक मॉड्यूल आपने अलग बना लिया, यही फंक्शनिंग है, कुछ स्पेशल नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को और छोटा कर रहे हैं इससे, और ये करना ज़रूरी है क्योंकि आप देखते हैं प्रिंटफ का अलग काम होता है, स्कैनफ का अलग काम होता है, दोनों एक साथ नहीं है। तो इनको अलग अलग फंक्शनिंग की गई है। वो एक अलग बात है कि एक ही लाइब्रेरी फाइल में आपको ये मिल जाते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनिंग अलग अलग है। तो फंक्शनिंग के बेस पे हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कोडिंग करके रखते हैं, ठीक है। इनके क्या फ़ायदे हैं फंक्शनिंग के? आप तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अगर आप जब फंक्शन बनाते हैं तो आपको रीराइट नहीं करना पड़ता, आपको अवॉइड करना पड़ता है कि बार बार मुझे वही एक ही लॉजिक, एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, वी कैन अवॉइड रीराइट सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम, ठीक है। तो एक फ़ायदा तो आपको ये मिलेगा, बहुत बड़ी एडवांटेज है ये कोडिंग में, ठीक है। वरना कोड लिखते लिखते लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। दूसरा फ़ायदा है कि आपको ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक फंक्शन अगर आपने बनाया तो उसको 2 बार या 3 बार काम में ले सकते हैं, कितनी बार भी आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सी लैंग्वेज आपको एनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रोवाइड कराती है कि आप एक फंक्शन को मर्जी आए जितनी बार काम में लें, कहीं पर भी काम में लें जहां वो उसका स्कोप है। ये चीज़ें आपको वेरिएबल लाइफ टाइम एंड स्कोप में बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा ये बात है कि आप कोडिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के लिख पाएंगे। एक बड़ा प्रोग्राम लिखने से, एक साथ लिखने से आप बच जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी फ़ायदे की बात है आपके लिए। और मल्टीपल प्रोग्राम्स आप छोटे छोटे लिख के अलग कोड रख लें और उनको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ये आपकी फंक्शनिंग की एडवांटेज है, ठीक है। और रीयूजेबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि आप उसको एक बार आपने लिख दिया, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या कि एक प्रोग्राम में आपने लिख दिया, उसको दूसरे प्रोग्राम में भी काम में ले सकते हैं। ये एक ख़ास बात होती है, इसके एडवांटेज हैं ये, ठीक है। और फंक्शन कॉलिंग इज़ ऑलवेज ओवरहेड इन सी प्रोग्राम, आप ये खुद ही महसूस करेंगे। खैर, अब ये एडवांटेज तो हो गई। अब बारी आती है, जैसे आपने कुछ फंक्शंस लिखे होंगे, आपने बने बनाए फंक्शंस काम में लिए हैं, CLR SCR लिखा हो, एक लिखा आपने printf लिखा हो, उसके अंदर ब्रैकेट में आपने हेलो लिखा, कुछ भी जो प्रिंट आउट करना चाहते हो। स्कैनफ भी एक जैसा ही फंक्शन है। कई बार हम कैरेक्टर रीड करने के लिए get ch ऐसे फंक्शन भी यूज़ करते हैं, और ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ लिखा है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे हमने बने बनाए हैं, SQRT, मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमने ब्रेसेस में लिख दिया और वो इसका स्क्वायर रूट निकल के मुझे x में रिसीव होगा। और POW एक फंक्शन है हमारा जिसमें हम पावर निकालते हैं, इसमें बेस वैल्यू और रेज वैल्यू दोनों लिखी है और इसका रिजल्ट हमें M में मिलेगा। तो देखने वाली बात है कि ये अलग अलग टाइप के फंक्शन है, किसी के ब्रेसेस के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। CLR SCR को देखिए, ब्रैकेट्स भी नहीं है। और यहाँ देखिए get ch AR और x और m, इसके बाद इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, जबकि CLR SCR printf इसमें हमने नहीं लगाया है। तो इसका मतलब है कि get chr फंक्शन का कोई रिटर्न आएगा और वो रिटर्न आपको ch में रिसीव होगा, ch को दिया जाएगा, वो उसमें स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ऐसा ही आपके SQRT फंक्शन से होगा, x के अंदर आपको कुछ रिसीव हो जाएगा, ऐसे पावर में होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में रिटर्न कुछ हो, जैसे CLR SCR में रिटर्न टाइप है, printf में रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब CLR SCR में भी नहीं है। और get chr SQRT पावर फंक्शन हमने जो लिखे अभी ये इनमें रिटर्न हो रहा है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ब्रेसेस में जो कोई आर्ग्यूमेंट या कोई पैरामीटर लिखा गया हो। देखिए CLR SCR में ब्रेसेस के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, जबकि printf में आपने लिखा है। और यहाँ देखिए इसमें रिटर्न हो रहा है पर हमने ब्रेसेस में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, उसकी जगह 2-2, 3-3 आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, लेकिन इससे ये पता लगता है कि आपके फंक्शन में कुछ रिटर्न होता है। जब फंक्शन बनाएंगे तो आगे जो है ये इसका रिटर्न टाइप है कि रिटर्न किस टाइप का हो रहा है, इंटीजर हो रहा है, फ्लॉट हो रहा है, कैरेक्टर हो रहा है, डबल हो रहा है, किस टाइप का रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे CLR SCR में और प्रिंट टाइप में नहीं हो रहा है तो हम इसको वॉइड बोलते हैं। और पैरामीटर, जैसे यहाँ पे 9 एक पैरामीटर है, B और R पैरामीटर है बेसिस के अंदर, इसमें नहीं है, इसमें है पैरामीटर, इसमें CLR SCR में नहीं है। तो वो पैरामीटर्स यहाँ लिखे जाते हैं, ये फंक्शन का नाम होता है। और अब फंक्शन का आपका क्या काम करेगा, उसके करली ब्रेसेस के अंदर पूरी कंप्लीट बॉडी लिखी जाएगी, पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो फंक्शन के कितने पार्ट हुए, फंक्शन को पहले आप डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है, और फंक्शन को बनाया जाता है, उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर आप फंक्शन को ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में, तीसरे फंक्शन में। और डिक्लेयर करते समय हमें उसे बताना पड़ता है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, कौन कौन से टाइप के उसके आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, पैरामीटर बोलते हैं उनको, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। और कॉलिंग मतलब है कि कॉल, फंक्शन को आप जहाँ मर्जी आए, जिस जगह पे कॉल करना चाहें वहाँ कॉल कर सकते हैं, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ को कॉल करते हैं। और तीसरा पार्ट है कि आपको ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे आप अब तक मेन बनाते हैं, मेन भी आपका ही बनाया हुआ फंक्शन होता है, अंदर की कोडिंग आपकी होती है, उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन के एस्पेक्ट हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि फंक्शन के बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों के कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पार्ट्स, एक तो रिटर्न टाइप, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वो इंटीजर रिटर्न कर सकता है, वो फ्लॉट रिटर्न कर सकता है, वो कैरेक्टर टाइप रिटर्न कर सकता है, वो डबल टाइप रिटर्न कर सकता है। अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग वॉइड कीवर्ड से लिखते हैं, वॉइड, जैसे आप मेन में भी बहुत बार वॉइड लिखते हैं, ठीक है। अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं दे रहा है आपको, तो उसे हम वॉइड में लेते हैं। फंक्शन को बनाते समय फंक्शन का नाम होगा, और फंक्शन के नाम में सारी चीज़ें वही होती हैं जो एक वेरिएबल का नाम बनाने में होती है। फंक्शन के नाम एक आइडेंटिफायर होता है। आप नॉर्मली फंक्शन के नाम में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। पहला अक्षर अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं हो सकता है। फंक्शन का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं 32 बिट। ये ऐसा हम रिकमेंड करते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितना बड़ा नाम होना चाहिए। फंक्शन के नाम में कोई भी कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। जो 32 कीवर्ड्स आपके सी लैंग्वेज में होते हैं, वही सारे रूल फॉलो आपको करने होते हैं जो आप एक वेरिएबल को बनाने में करते हैं, एक स्ट्रक्चर के नाम को बनाने में करते हैं, एक यूनियन के नाम को बनाने में करते हैं। वही सब आपको फंक्शन के नाम को बनाने में करना है। अब पैरामीटर आते हैं कि आप जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे, अभी देखिए हमने एक फंक्शन लिखा है स्क्वायर रूट SQRT, तो ये पैरामीटर है। ये पा जो हमने लिखा है ये एक हमारा पैरामीटर है, इसके अंदर B और R, बेस वैल्यू और रेज वैल्यू, ये पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर्स आप लोग का काम में लेंगे, तो ये पैरामीटर्स भी आप लोगों का एक पार्ट है, ठीक है, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप किसी को प्रोवाइड कराएंगे और फिर आप उसे रिसीव करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है, वो कार बनाती है, स्टीयरिंग बनाती है, ठीक है, लेकिन वो टायर नहीं बनाती है। तो टायर वो किसी और कंपनी से बनवाती है, लेकिन उस कंपनी को, कार बनाने वाली कंपनी को दूसरी कंपनी से टायर बनवाने के लिए उसको टायर का साइज़ देना पड़ेगा कि मुझे इस साइज़ के, इस मोटाई के, इस लंबाई के, इस चौड़ाई के टायर्स चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट है जो वो प्रोवाइड करा रही है, वो साइज़ वगैरह जो दे रही है वो उसके आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर्स हैं। तो उसी साइज़ के आपको टायर वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। तो जो टायर बनाने वाली कंपनी है वो अलग फंक्शनिंग है उसकी, कार बनाने वाली कंपनी की अलग फंक्शनिंग है, लेकिन वो कार बनाने वाली कंपनी अपने उनके टायर्स को यूज़ करेगी अपनी कार में, तो वो अपने हिसाब से उनको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही आपको भी यहाँ फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बिना आर्ग्यूमेंट के आपको फंक्शन बनाना पड़े। आपको कोई फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे ये करना है, इतना साइज़ का चाहिए। ऐसे कोई हो भी सकता है कि आपको उसमें साइज़ या कुछ चीज़ प्रोवाइड कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़े,
मान लीजिए मुझे किसी प्रोग्राम के अंदर आज की डेट चाहिए, आज का टाइम कितना हुआ है, तो उसमें मैं क्या बताऊंगा? तो कंप्यूटर को खुद बताना पड़ेगा कि कितना टाइम हुआ है, क्या आज कितनी डेट है। और एक ज़रूरी पार्ट है फंक्शन की बॉडी, जिसमें आप पूरा फंक्शन करेगा क्या। मान लीजिए आपका वो बैंक कोई फाइनेंशियल है प्रोग्राम है, तो क्या वो पैसा निकालने की बात कर रहा है, पैसा जमा कराने की बात कर रहा है, आप मैसेज भेजने की बात कर रहे हैं, मैसेज रिसीव करने की बात कर रहे हैं, किस काम के लिए वो फंक्शन बनाया जा रहा है, उसको फंक्शन बॉडी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं। जैसे अभी आपने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन आपका ही बनाया हुआ फंक्शन होता है, इसीलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है ये। इसमें हमने कोई फंक्शन को कॉल किया, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट हमने पास किए, कुछ या एक दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और उसका रिटर्न पूरे फंक्शन का हमको एक्स में रिसीव होगा। ये जो फंक्शन बना हुआ है फंक्शन, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप है, इसका फंक्शन का अपना एक नाम है, और ये आर्ग्यूमेंट जो वहाँ से आप पास कर रहे हो यहाँ रिसीव होंगे, यानी ये आर्ग्यूमेंट जो आप पास करेंगे यहाँ रिसीव किए जाएंगे, कॉपी किए जाते हैं इनको। तो जहाँ से आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ये हैं जहाँ से आर्ग्यूमेंट आप पास करके दूसरे किसी फंक्शन को कॉपी करा रहे हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, ये रेफरेंसेस हैं, इनको आप काम में लें और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। ठीक है, जो वैल्यू पास की जाती है जब कॉलिंग करते हैं और कॉल्ड फंक्शन पे आर्ग्यूमेंट, तो ये जो पास करने वाली वैल्यूज़ होती है इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जहाँ वैल्यू रिसीव की जा रही है वहाँ पर भी वेरिएबल्स होंगे, वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स होंगे, उनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स वो वेरिएबल हैं, वो प्रोटोटाइप्स हैं जहाँ पे वैल्यूज़ को रिसीव किया जा रहा है, उनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ध्यान रखिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है कि फंक्शन यहाँ कितने टाइप के होंगे। फंक्शन बहुत सारे टाइप के हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फंक्शन है बहुत सारे, लेकिन फंक्शन के टाइप सिर्फ दो हैं। पहला टाइप होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शंस, जो आपको बने बनाए मिले, जैसे आप स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट, स्पोर्ट्स, सील, फ्लोर, CLR, और भी बहुत सारे फंक्शन काम मिलेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन होंगे, स्ट्रिंग फंक्शंस होंगे, आप कोई भी फंक्शंस जो आपको ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्टैटिस्टिकल हो, ठीक है, वो फंक्शंस आप लोग काम में लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एक्सेल वगैरह किया होगा, तो वहाँ पर भी आप सेल्स में कभी कुछ टोटल करने के लिए सम फंक्शन यूज़ करते हो, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन यूज़ करते हो। बहुत सारे फंक्शन है वहाँ पे, राउंड करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को रिसीव करने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए, बहुत सारे फंक्शन आप एक्सेल में यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल हो, डेट एंड टाइम के हो, स्ट्रिंग हो, इंजीनियरिंग के हो, वो सारे फंक्शन बने बनाए आपको एक्सेल में मिले। ऐसे ही यहाँ पर भी सी लैंग्वेज ने आपको कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो वो फंक्शन बने बनाए हैं। उनको बनाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि उसकी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना है और उस फंक्शन को आपको रीयूज़ करना है। अब उसके फंक्शन में रिटर्न टाइप होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप के पास किए जाते हैं, ये फंक्शन आपको समझने पड़ते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस में। लेकिन सब काम आपकी कोडिंग में बने बनाए फंक्शन से हो जाए ऐसा मुश्किल है, तो आपको फंक्शंस बनाने भी पड़ेंगे। तो उनको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जब प्रोग्रामर को अपनी तरफ से बहुत सारे फंक्शन कई बार बनाने पड़ते हैं ताकि वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट को उसको रिड्यूस कर सके, मतलब कोडिंग को रिड्यूस कर सके, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सके, बड़े प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ कर सके, उसके लिए उसको फंक्शन बनाने ही पड़ेंगे। जो आप बनाएंगे उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, बाकी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। आप किसी सब्जेक्ट की कोई टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं, वो आपकी लाइब्रेरी में होती है, आपकी कॉलेज की, स्कूल की लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे, दुनिया भर की बुक्स हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के खुद अपने नोट्स बनाते हैं, पूरी बुक नहीं लिख रहे हैं, कुछ काम की चीज़ें उसमें लिखते हैं, तो वो यूज़र डिफाइंड है। उसी तरह से फंक्शंस भी हैं, आपको अपने खुद के बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस के कॉलिंग करने के आधार पे उनके क्या स्वरूप होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट के भी फंक्शन होते हैं, रिटर्न वैल्यू कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं। उनके आधार पे हमने इनको 4 अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है। अगर हम किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस एग्जांपल में दिखाया है, CL और SCR फंक्शन को देखें कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया और ना ही कोई इसका रिटर्न आ रहा है, ये स्क्रीन को क्लियर करता है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें ब्रेसेस में आप देख रहे हैं कुछ भी ना हो और असाइनमेंट ऑपरेटर भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है इसके साथ में, तो ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है किसी वेरिएबल में, तो ऐसे फंक्शंस को हम एक ही शक्ल में देखते हैं जिसका नाम है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ना तो ये कोई आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और ना ही ये रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन आप प्रिंटएफ को देखें, प्रिंटएफ में ब्रेसेस के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, स्कैनएफ में लिखा जाता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। लेकिन ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनमें, जैसे आप गेट CHR को देखते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है पर रिटर्न हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट नहीं है पर रिटर्न हो रहा है, फंक्शन विद रिटर्न। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न तो आपको जैसे भी बताया ही था कि प्रिंटएफ है, स्कैनएफ है, इसमें आर्ग्यूमेंट हैं पर इसमें रिटर्न नहीं हो रहा है। और फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट भी हो रिटर्न भी हो, जैसे आप SQRT फंक्शन को देखें, यहाँ पे इसका रिटर्न जो x का 9 का स्क्वायर रूट होगा और 3 किस में जाके स्टोर होगा, x में, तो इसका रिटर्न हो रहा है x के लिए, तो ये रिटर्न भी कर रहा है, आर्ग्यूमेंट भी है इसमें, और आर्ग्यूमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे पावर फंक्शन में देखिए आप, यहाँ पे बेस वैल्यू भी है, रेस वैल्यू भी है, तो ये फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट है और रिटर्न एक ही हुआ। रिटर्न एक से ज़्यादा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। एक से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न चाहिए C लैंग्वेज में तो इसके लिए आपको पॉइंटर्स की हेल्प लेनी होती है। एक्चुअल में रिटर्न तो फिर भी एक ही होता है, वो हम इसका एड्रेस रिसीव करके डायरेक्ट उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ये पॉइंटर हमारी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वरना रिटर्न एक ही होता है। हम कह सकते हैं कि पॉइंटर से हमने 2 वैल्यू रिसीव कर ली, रिटर्न कभी भी 2 नहीं होते, रिटर्न हमेशा एक होता है। आर्ग्यूमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ना हो, एक हो, एक से ज़्यादा हो, ये होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को जब बनाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ज़रूरत हो सकती है कि आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट ना दें और ना ही रिटर्न लें। अब मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसमें आर्ग्यूमेंट देने की क्या ज़रूरत है कि मुझे स्क्रीन क्लियर करनी, बस ख़त्म। स्क्रीन को जो भी आउटपुट पहले से आ रखा है वो साफ़ हो जाना चाहिए, स्क्रीन एकदम नीट एंड क्लीन ब्लैंक हो जानी चाहिए, आप वहाँ पे नया आउटपुट देख सकें। तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई आउटपुट दिखाना है तो आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई हेलो प्रिंट कर दो, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देना है पर उसका रिटर्न नहीं है, रिटर्न सिर्फ स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट हो रहा है, प्रिंटर पे हो रहा है, स्पीकर पे आउटपुट आ रहा है, प्रिंटर पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, ये अलग अलग बातें हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपके किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं, उसको रिटर्न कहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग के स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है तो सर ये रिटर्न ही तो हो रहा है हमारे को, वो रिटर्न नहीं माना जाता। रिटर्न माना जाता है कि किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई जा रही है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे SQRT में कर रहे हैं, ये पावर फंक्शन में पावर निकाल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या कैसे कब बनाना है, ये शक्ल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये 4 टाइप से